नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना वाहल। आज है शुक्रवार और जैसे कि आप सब जानते हैं, शुक्रवार के दिन हम हमारे किसान भाई बहनों द्वारा जो पूछे गए प्रश्न हैं, जो वो हमसे पूछते हैं, अपने चिट्ठियों और अपने ईमेल के जरिए उन्हें शामिल करते हैं, जिनका समाधान देते हैं हमारे विशेषज्ञ। तो आज हम खास तौर से हमारे उन किसान भाइयों बहनों की चिट्ठी और ईमेल शामिल कर रहे हैं जिन्होंने ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, ड्रिप इरिगेशन से संबंधित यानी कि संरक्षित खेती से संबंधित हमसे प्रश्न पूछे हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। बजट 2017-18 में किसानों को मिली सौगात। अनिश्चित वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए कसावा एक आदर्श फसल। और उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के किसानों ने ली आलू की बम्पर पैदावार। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। खबरें विस्तार से। आम बजट 2017-18 में किसानों के लिए 10 लाख करोड़ रुपए ऋण का प्रावधान रखा गया है और ब्याज में कटौती की जाएगी। मृदा की जांच के लिए देश के हर कृषि विज्ञान केंद्र में मिनी लैब की स्थापना होगी। आम बजट हर साल की तरह इस साल भी वित्त मंत्री ने संसद के पटल पर पेश किया। इस बजट में कृषि किसानों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। किसानों के लिए 10 लाख करोड़ रुपए ऋण की राशि पेश की गई, तो वहीं दूसरी ओर ऋण पर होने वाले ब्याज पर भी कटौती की जाएगी। कृषि सिंचाई फंड व कृषि बीमा योजना फंड को बढ़ाया गया है। देश भर के 600 जिलों में कौशल विकास योजना प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य 2022 तक हमारे देश के किसानों की आय डबल करने का इरादा है, दोगुना करना है। नीतियां एवं योजनाएं उसी प्रकार से तय की गई हैं। बजट में सबसे ज्यादा जोर इस बार भी किसान, गांव, गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित उन पर केंद्रित किया है। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, वाटरशेड डेवलपमेंट, स्वच्छ भारत मिशन, ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो गांव की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव भी लाएंगे और ग्रामीण जीवन जीने वाले लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। कसावा भारत की एक प्रमुख कंद फसल है। इसे टैपियोका भी कहा जाता है। सहायक भोजन के अतिरिक्त कसावा के कंदों को औद्योगिक स्टार्च बनाने और आहार के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। कसावा में अल्कोहल बनाने की प्रचुर क्षमता है। कसावा भारत की एक प्रमुख कंद फसल है। इसे टेपियोका भी कहा जाता है। सहायक भोजन के अतिरिक्त कसावा के कंदों को औद्योगिक स्टार्च बनाने तथा पशु आहार के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। कसावा में अल्कोहल बनाने की प्रचुर क्षमता है। कसावा की खेती उष्ण, नम एवं प्रचुर वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। उष्ण कटिबंधीय खेती में कसावा अपने सूखा सहन करने की शक्ति के कारण अच्छी उपज देता है। सूखे की स्थिति में इसकी ज्यादातर हरी पत्तियां गिर जाती हैं, परंतु इसमें प्रतिकूल परिस्थिति को सहन करने की क्षमता होती है। अनुकूल परिस्थिति आते ही पत्तियां फिर से निकल आती हैं। अतः कम उपजाऊ तथा अनिश्चित वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए कसावा एक आदर्श फसल है। सिंचाई की सुविधा वाली जमीन में इसे कभी भी लगाया जा सकता है, परंतु यह सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति में वर्षा ऋतु के प्रारंभ में इसे लगाया जाता है। अब आइए जान लेते हैं इसकी खेती का तरीका। अच्छी पैदावार के लिए खेत की अच्छी तरह जुताई आवश्यक है। इसके लिए ट्रैक्टर अथवा हल से 20 से 25 सेंटीमीटर की गहराई तक जुताई करनी चाहिए। जमीन का सपाट होना, पानी की उचित निकासी इसके लिए जरूरी होती है। रोग एवं कीट रहित 7 से 10 माह की आयु वाले 2 से 3 सेंटीमीटर मोटाई वाले तनों को 15 से 20 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटकर रोपनी करनी चाहिए। तनों का ऊपरी 1/3 भाग प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हिस्सा कोमल होता है और
रोपने के बाद उसके सूखने की संभावना होती है। शाखा निकलने के आधार पर कसावा की किस्मों को शाखा युक्त किस्म, बिना शाखा वाली किस्म अथवा मध्यम शाखा वाली किस्म में विभाजित किया जा सकता है। इस आधार पर बिना शाखा वाली किस्मों को 75 सेंटीमीटर तथा शाखा वाली किस्मों को 90 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। फसल की प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार बराबर निकालते रहने से मिट्टी की भौतिक अवस्था ठीक रहती है तथा फसल का उचित विकास भी होता है। एक बार जब कसावा के पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं और उसमें पर्याप्त पत्ते एवं शाखाएं आ जाती हैं तो खरपतवार की समस्या कम हो जाती है। पहली बार खरपतवार निकालने के समय थोड़ा गहरी गुड़ाई करनी चाहिए तथा रोपाई के 60 दिन बाद दूसरी बार खरपतवार निकालते समय हल्की गुड़ाई करनी चाहिए। कसावा की खेती में जैविक खाद एवं उर्वरक का उपयोग सर्वोत्कृष्ट परिणाम देता है। कंदों की खुदाई किस्मों की परिपक्वता के अनुसार करनी चाहिए। लंबी अवधि वाली किस्में परिपक्व होने में 10 से 11 माह का समय लेती हैं, जबकि कम अवधि वाली किस्में 6-7 माह में तैयार हो जाती हैं। खुदाई में देर करने से कंदों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। उच्च पैदावार देने वाली किस्मों की अच्छी फसल से 35 से 40 टन प्रति हेक्टेयर कंद की पैदावार होती है, जबकि कम अवधि वाली किस्में 6-7 माह में 28 से 30 टन प्रति हेक्टेयर कंदों की उपज देती हैं। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश के किसान देश भर में अग्रणी माने जाते हैं। रबी के इस मौसम में जिला फिरोजाबाद के किसानों ने पिछले साल से अधिक रकबे में आलू लगाया। पिछले साल आलू का ये क्षेत्र 50 से 55 हजार हेक्टेयर था, जबकि इस वर्ष 68 से 70 हजार हेक्टेयर में आलू लगाया गया है। आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है। देश भर में सबसे अधिक आलू उत्तर प्रदेश में लगाया जाता है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में एक बड़े क्षेत्र में आलू लगाया गया है। कच्चे आलू के बाजार में बिकने के बाद वहां 19,000 लाख टन आलू की पैदावार होने की संभावना है, जबकि आलू भंडारण के लिए फिरोजाबाद में 151 कोल्ड स्टोरेज हैं। कई बार समस्या आती है मार्केटिंग के लेके कि मार्केटिंग में किसानों को नुकसान हो जाता है अगर उत्पादन ज़्यादा हो जाता है तो चूँकि मार्केट के रेट डाउन हो जाते हैं। इसमें मैं एक सलाह देना चाहूँगा और एक निवेदन भी करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि मैं किसानों को ये सलाह देना चाहूँगा कि आप प्रोसेसिंग वैरायटी भी उगाना शुरू करिए, क्योंकि प्रोसेसिंग का क्षेत्रफल बहुत कम है। यहाँ प्रोसेसिंग वैरायटी बहुत कम उगाते हैं। अगर हम प्रोसेसिंग उगाएंगे तो थोड़ा क्षेत्रफल हमारा प्रोसेसिंग में कन्वर्ट होगा, तो फिर हमारे स्टोरेज की जो फैसिलिटी है वो थोड़ी डाइवर्ट होगी और हमारी मार्केट डाइवर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारा कुछ आलू निकल जाएगा प्रोसेसिंग में और कुछ खाने के लिए निकल जाएगा, जिससे किसान को फायदा होगा। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मध्य, पूर्व और पश्चिम भारत तथा प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर क्षेत्र में शुष्क मौसम बना हुआ है और अगले 5 दिनों के दौरान इसके बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तथा जम्मू कश्मीर में अनेक स्थानों पर वर्षा या बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल में अनेक जगहों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। खेती की खबरों में बस इतना ही। और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। तो अभी आपने देखी खबरें खेती की। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और अब हम आ पहुंचे हैं हमारे अगले सेगमेंट आपकी चिट्ठी आपका ईमेल की ओर। और यहाँ पे हमें देश भर से हमारे किसान भाई बहनों ने संरक्षित खेती से संबंधित बहुत से प्रश्न किए हैं ईमेल के जरिए और हमें चिट्ठियाँ भी लिखी हैं। तो आज हम इन तमाम चिट्ठियों को, इन तमाम ईमेल को शामिल करेंगे और हमारे साथ हमारे किसान भाई बहनों के जो सवाल हैं उनके उत्तर देने के लिए, उनका समाधान करने के लिए हम डॉक्टर मुर्तज़ा हसन हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमारे किसान भाइयों के चिट्ठियों का, पत्रियों का हमें जो है वो जवाब देंगे। डॉक्टर हसन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। और देश भर से हमारे किसान भाइयों ने हमें जो है वो चिट्ठी लिखी है, ईमेल लिखे हैं। सबसे पहले जो हमारा पत्र है वो शामिल करते हैं। हमें राजा राम तिवारी जी ने डॉक्टर साहब छपरा बिहार से हमें प्रश्न किया है, चिट्ठी लिखी है और ये कहते हैं कि उनके पास अपना खेत है और वो अपने खेत में ग्रीन हाउस जो है वो लगाना चाहते हैं। कहाँ से संपर्क करें, तमाम जानकारी चाहते हैं, कितना खर्च आएगा और सरकार द्वारा क्या छूट मिल सकती है इसमें। राजाराम जी, संरक्षित खेती को प्रोत्साहन देने के लिए आजकल भारत सरकार की कई स्कीमें हैं। संरक्षित खेती में जो जितने भी संरचनाएं हैं, चाहे वो ग्रीन हाउस है, पॉली हाउस है, नेट हाउस है, शेड नेट है, इन सभी पर भारत सरकार सब्सिडी दे रही है। और ये सब्सिडी आपको बता दें, ये पूरे देश में उपलब्ध है। ये जिला स्तर पर राष्ट्रीय नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय उद्यानिक मिशन के द्वारा MIDH प्रोग्राम के अंदर उपलब्ध है। तो आपको अपने जिला स्तर पर जो जिला कृषि अधिकारी हैं, जिला उद्यानिक अधिकारी हैं, KVK हैं, उन सभी में इसकी पूरी जानकारी मिलेगी और वहाँ जाकर के आप सब्सिडी के बारे में पूरी जानकारी ले लें। और जो किसान के स्तर पर जो सबसे प्रचलित स्ट्रक्चर है संरक्षित खेती में, जिसे हम नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस कहते हैं, इस पॉली हाउस में लगभग जो इसका खर्चा आता है लगभग 900 रुपये के आसपास प्रति वर्ग मीटर की दर से। और इसमें भारत सरकार की तरफ से कम 50% सब्सिडी उपलब्ध है और राज्य सरकार भी सब्सिडी दे रही है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी KVK द्वारा, राष्ट्रीय उद्यानिक मिशन द्वारा। अगली चिट्ठी जो है वो शामिल करते हैं। यहाँ पे हमें मोहनलाल जी ने डॉक्टर हसन रायपुर छत्तीसगढ़ से हमें प्रश्न भेजा है और वो लिखते हैं कि बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के बारे में एक तो विस्तार से जानकारी लेना चाहते हैं और साथ ही जानना चाहते हैं क्या इसे खुले खेत में अपना सकते हैं नहीं, और किस प्रकार से खाद और पानी की जो है इसमें बचत होती है। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, जिसे हम ड्रिप सिंचाई पद्धति कहते हैं, और ये ख़ास कर करके जितनी भी उद्यानिक फसल हैं, जैसे सब्ज़ी हैं, फल हैं, फूल हैं इत्यादि में, खुले खेत के लिए भी, संरक्षित खेती के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। आप जब इसे अपने खेत में लगाएंगे तो इससे आपको पानी की बचत होगी, खाद की बचत होगी और आपको गुणवत्ता वाली फसल की पैदावार मिलेगी। और किसान भाई, आपको ये बताना ज़रूरी है कि प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना PMKSY के अंतर्गत आपको राष्ट्रीय उद्यानिक मिशन द्वारा इसमें सब्सिडी उपलब्ध है और ये सब्सिडी 50% सब्सिडी केंद्र के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा भी इसमें भी सब्सिडी दी जा रही है। तो किसान भाई, इसमें सब्सिडी भी उपलब्ध है और ये आपके लिए अति आवश्यक है। तो इसे आप खुले खेत में हर तरह की फसलों के लिए लगा सकते हैं। तो मोहनलाल जी, तमाम जानकारी डॉक्टर हसन ने आपको भी दी और जैसे कि उन्होंने बताया कि इसमें सब्सिडी भी उपलब्ध है, तो आप इसे खुले खेत में भी अपना सकते हैं। आशा करते हैं आपको भी इससे ज़रूर लाभ पहुंचेगा। आइए अगला जो है हमारे पास ईमेल है उसे शामिल करते हैं। हमें ये सुरेंद्र सिंह जो हमारे किसान भाई हैं बटाला पंजाब से, उन्होंने हमें ईमेल किया डॉक्टर हसन, और वो ये जानना चाहते हैं कि पॉली हाउस और ग्रीन हाउस में क्या अंतर है और क्या कम लागत में भी इसको लगाया जा सकता है। सुरेंद्र सिंह जी, पॉली हाउस या ग्रीन हाउस खेती ये एक तरह का शब्द है और ये सभी संरचनाएं जो होती है ये एक तरह की संरक्षित खेती के अंदर में आती है। और जो इसमें बहुत तरह की संरचनाएं इस्तेमाल हो सकती है। जो आपका जो दूसरा भाग है, इसमें आंसर ये है कि इसमें जो संरक्षित खेती में जब इसको अगर आप किसान सस्ते स्तर पर, आसान स्तर पर करना चाहे तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जैसे हम नेट हाउस है, शेड नेट हाउस है, पॉली टनल्स है। ये बहुत ही आसान और सस्ता संरक्षित स्ट्रक्चर्स है। इन सभी स्ट्रक्चर्स पर भी
आज के डेट में सब्सिडी उपलब्ध है और किसान को हम लोग बल्कि प्रोत्साहित करते हैं कि किसान जो है पहले सस्ते और आसान स्तर का जो संरक्षित संरचनाएं हैं और इन सभी संरचनाओं पर भी राष्ट्रीय उद्यानिक मिशन द्वारा MIDH के प्रोग्राम के तहत हर जिला स्तर पर सब्सिडी उपलब्ध है। इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी और वो इसे लगा के लाभान्वित हो सकते हैं। तो डॉक्टर हसन, लगातार हमारे जो किसान हैं वो जागरूक हो रहे हैं, पॉली हाउस और ग्रीन हाउस से संबंधित तमाम जानकारियां ले रहे हैं। अभी आपने सस्ते पॉली हाउस के बारे में भी बताया, तो ये कहाँ के किसान इनको अपना सकते हैं और किस प्रकार से उसे जो है वो बनाया जा सकता है? क्योंकि देश भर में हमारे जो इस वक्त किसान हैं आपको देख रहे हैं और बहुत से राज्यों के किसान इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो और क्या जानकारी देंगे आप? संरक्षित खेती में जो संरचनाएं इस्तेमाल होती है जो कि मुख्यतः ग्रीन हाउस, पॉली हाउस के नाम से जानी जाती है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी भी संरचनाएं हैं जो कि किसान के स्तर के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये बहुत ही सस्ती है और छोटे स्तर पर किसान इसमें शुरू कर सकते हैं। जैसे शेड नेट हाउस है, इंसेक्ट प्रूफ नेट है, लो टनल है, वॉकिंग टनल है। इन सभी स्ट्रक्चर्स को किसान भाई लगा सकते हैं। इन सभी स्ट्रक्चर्स में ये है कि इन सभी स्ट्रक्चर्स को हम बैम्बू बेस्ड भी कर सकते हैं जी। या कहीं कहीं पर PVC पाइप भी मिलती है तो PVC पाइप बेस्ड भी कर सकते हैं जी जी। लेकिन नॉर्मली जो हम कॉमर्शियली खेती करते हैं तब उसमें हम जो भी पाइप्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो मुख्यतः GI पाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किसान भाई आवश्यकता अनुसार और जिस जगह पर उपलब्ध हो वहाँ पर किसान भाई इसे बैम्बू बेस्ड या PVC पाइप बेस्ड भी बना सकते हैं और ये किसान भाई के लिए कम स्तर पर बन जाएगा और उस पर वो अपना काम कर सकते हैं। ख़ास करके हमारे उत्तर पूर्व के जो किसान हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो किसान हैं, वहाँ पर बैम्बू काफ़ी प्रचलित मात्रा में उपलब्ध है और बहुत जगह पर ख़ास करके मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में जहाँ पर कि काफ़ी जंगल है और वहाँ पर बैम्बू काफ़ी आसानी से उपलब्ध है, तो किसान भाई वहाँ पर बैम्बू बेस्ड संरक्षित खेती भी कर सकते हैं। बैम्बू बेस्ड संरक्षित खेती में जितने भी स्ट्रक्चर्स है उस पर भी भारत सरकार राष्ट्रीय उद्यानिक मिशन द्वारा सब्सिडी दे रही है और उसमें सब्सिडी भी उपलब्ध है। किसान भाई इसकी पूरी जानकारी जिला स्तर पर अपने राष्ट्रीय उद्यानिक अधिकारी, राष्ट्रीय कृषि अधिकारी जो हैं वो जिला स्तर पर उनसे वो ले सकते हैं और इसे लगा सकते हैं। अगले चिट्ठी की ओर बढ़ते हैं। नरेश भाई और रमेश भाई दोनों किसान भाई हैं। उन्होंने डॉक्टर हसन हमें नारनौल हरियाणा से जो है वो चिट्ठी लिखी है और वो ये कहते हैं आधे एकड़ को संरक्षित बनाया है, तो गर्मियों के मौसम में कौन सी फसलें जो है उसमें लगा सकते हैं और साथ ही अच्छी पैदावार लें उसके लिए क्या करें? किसान भाई आपने आधे एकड़, इसका अर्थ हुआ आपने 2000 वर्ग मीटर में ग्रीन हाउस लगाया हुआ है। 2000 वर्ग मीटर के ग्रीन हाउस कॉमर्शियल स्केल के लिए काफ़ी अच्छी है और इसमें आप गर्मी में जो आने वाली फसल है इसमें आप अभी तरबूज ले सकते हैं, खरबूजा ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं और सालों भर इसमें अगर आपको अच्छे से खेती करनी है तो सब्जी वर्ग में आप इसमें टमाटर है और शिमला मिर्च है और खीरा है। इसकी खेती आप अगर अच्छे से प्लानिंग करें तो आप सालों भर इसमें खेती कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अगला ईमेल भी शामिल करते हैं। यहाँ पे हमें प्रवीण जी, संदीप जी ने बाबूगढ़ छावनी से और साथ ही राजवीर जी और सुखबीर जी ने हमें गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से उन्होंने हमें यही प्रश्न पूछा है। सौर ऊर्जा से संचालित पॉली हाउस के बारे में इन्होंने हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में देखा था और वो इसे अपनाना चाहते हैं, तो किस तरह से उसे अपना सकते हैं? किसान भाई हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमने सौर ऊर्जा से आधारित ग्रीन हाउस के ऊपर एक अच्छा प्रोग्राम किया था कृषि दर्शन में और आपने इसे देखा और इसी से संबंधित जो ये प्रश्न है कि सौर ऊर्जा संचालित ग्रीन हाउस ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि सौर ऊर्जा से संचालित ग्रीन हाउस में सौर ऊर्जा द्वारा जो ग्रीन हाउस के अंदर में जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ख़ास करके ड्रिप सिंचाई करने के लिए, ग्रीन हाउस में जब हम खास करके ग्रीन हाउस में गर्मी के समय ठंडा करने के लिए ग्रीन हाउस के अंदर में एग्जॉस्ट फैंस चलाना पड़ता है, कूलिंग पैड चलानी पड़ती है, फॉगर चलानी पड़ती है, इन सभी में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और गांव के स्तर पर अगर किसान को ये ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है तो इस बात का ध्यान रखते हुए आजकल सौर ऊर्जा आधारित ग्रीन हाउस को काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है और सौर ऊर्जा आधारित ग्रीन हाउस में भी किसान के लिए काफ़ी उपयोगी है और किसान इसको लगा करके इसमें काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं।
तो अभी आपने सौर ऊर्जा से संचालित पॉली हाउस के बारे में तमाम जानकारी हासिल की और खुशी हुई है जानकर आप हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन इतने गौर से देखते हैं और इतनी जानकारी जो इसमें दी जाती है आप उन सभी को जो है अपनाना चाहते हैं। आइए शामिल करते हैं हमारा अगला जो पत्र है और ये हमें लिखा है शिव और शांति जी ने हमें सिरोही राजस्थान से ये पत्र लिखा है और ये कहते हैं कि ड्रिप और पॉली हाउस लगाने के बारे में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। कहाँ से प्रशिक्षण लें, तमाम जानकारी चाहते हैं। ड्रिप सिंचाई एवं जो ये पॉली हाउस खेती है ये आधुनिक तकनीक है और इसलिए किसान भाइयों को इसको देखना और इसके बारे में प्रशिक्षण लेना अति आवश्यक है। भारत सरकार की जो स्किल डेवलपमेंट की जो परियोजना है इसके अंदर भारत सरकार आजकल गांव के स्तर पर, शहर के स्तर पर जो हमारे युवा हैं उनको काफ़ी प्रशिक्षण दे रही है और हम लोग इस केंद्र पर जो संरक्षित खेती है और ख़ास करके इसमें ड्रिप सिंचाई प्रणाली है इसके बारे में युवा को, किसानों को ट्रेनिंग दे करके ये प्रोत्साहित करते हैं कि वो गांव के स्तर पर, शहर के स्तर पर ये जाके ये बिजनेस मॉडल के तरह अडॉप्ट कर सकें। और हम लोगों ने पाया है कि किसान भाई और युवा हमारे अगर इस तरह के मॉडल की पूरी ट्रेनिंग प्रशिक्षण ले लें और वो अपने गांव पर इसे लगा लें तो ये एक छोटा मोटा उद्योग का दर्जा ले सकता है और इससे काफ़ी उनको रोज़गार मिलेगी बहुत लोगों को और हमारे जो युवा हैं वो इससे अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। किसान भाई जो ये प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र पूसा न्यू दिल्ली 12 और इसका जो दूरभाष नंबर है 01125842481 25841063। किसान भाई आपको जो वेब एड्रेस है और ईमेल है ये हमारे केंद्र का और संस्थान का बताते हैं। जो हमारा संस्थान है ICR का, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये इसकी वेबसाइट है www.iari.res.in। इस पर जब हम जाते हैं तो आप सारी जानकारी आपको मिलती है तथा किसान भाई इस ईमेल के द्वारा अपनी जानकारी को भेज सकते हैं incharge_cpct@iari.res.in। इस पर ये ईमेल है, इस पर किसान भाई अपने पत्राचार भेज सकते हैं और प्रशिक्षण के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो डॉक्टर हसन आपने इतना समय निकाला और हमारे किसान भाई बहन द्वारा जो उन्होंने जो चिट्ठियां हमें लिखी, जो ईमेल के जरिए प्रश्न पूछे उनका आपने उत्तर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर
twitter.com/कृषिदर्शन DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन DD। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन DD@gmail.com पर। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे बहुत से किसान भाई बहनों ने संरक्षित खेती से संबंधित हमें पत्र लिखे, ईमेल लिखा और अपने प्रश्नों का समाधान जाना। आशा करते हैं इन तमाम जानकारियों से आप सभी को ज़रूर लाभ पहुंचेगा। लेकिन अगर अभी तक आपने, जी हाँ मैं आपसे कह रही हूँ, अगर अब तक आपने हमें चिट्ठी नहीं लिखी है, ईमेल नहीं लिखा है, तो आपकी खेती किसानी या पशुपालन में आपको किस तरीके की परेशानियाँ, किस तरीके की दिक्कत आ रही है, आप भी हमें लिख सकते हैं और हम आपकी चिट्ठी, आपका ईमेल ज़रूर शामिल करेंगे। तो आज के हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में केवल इतना ही, लेकिन अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।